हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आशाराम और नोरसेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज का हमारा जो वीडियो जो रहेगा ये रहेगा नोरसेट के बारे में। नोरसेट की एग्ज़ाम की कैसे प्रिपेयर करना है। नोरसेट का जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। पिछली बार भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अभी नोरसेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आज मैम से बात करेंगे और आपको बताएंगे एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, कैसे तैयारी करना है और क्या क्या इसमें स्कोप है और कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग वाले जो बच्चे होते हैं वो नोटसेट दे सकते हैं, और भी लोग एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम मैम से बात करते हैं। मैम आंचल मैम 5 साल से एजुकेटर का काम कर रहे हैं और नोटसेट के लिए तैयारी करवा रहे हैं। 100 से ज़्यादा बच्चों का तैयारी करवा चुके हैं और 40 to 60% इनका सिलेक्शन रेट है। तो आज का जो ये वीडियो है, जो इनकी टिप्स है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम, जो बीएससी नर्सिंग अगर किसी ने बच्चे ने किया है तो आगे उसके क्या क्या स्कोप है? बीएससी नर्सिंग करने के बाद बेसिकली आप एलिजिबल हो जाते हो जितने भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स हैं वो सब देने के लिए। और जितनी भी भारत सरकार के अंदर जो जॉब्स आती हैं फॉर नर्सिंग ऑफिसर वो सभी पेपर आप दे सकते हो और आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है उसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, सो आप सारे ही एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो नोटसेट के एग्जाम में बात करें तो कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा? एक बीएससी नर्सिंग अगर किया है वो तो एलिजिबल होगा, इसके अलावा और कौन एलिजिबल है? बीएससी नर्सिंग अगर किसी ने 4 साल का कोर्स किया है वो एलिजिबल है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने जीएनएम करने के बाद, डिप्लोमा जो होता है जीएनएम, उसके बाद अगर किसी ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होती है जो आपकी फिर जीएनएम को इक्विवेलेंट बना देती है बीएससी के बराबर, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों ने एमएससी नर्सिंग करी है वो भी पेपर दे सकते हैं। सो ये तीनों ही एलिजिबल हैं, वो भी जिन्होंने बीएससी किया है, वो भी जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है आफ्टर जीएनएम, और वो लोग भी जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखी है किसी भी ब्रांच से, तो वो कर सकते हैं। सो नोटसेट के एग्जाम का एक डिटेल आप स्टार्टिंग से लास्ट तक आप बता दीजिए कि अगर किसी बच्चे ने बीएससी कंप्लीट कर लिया या जीएनएम के बाद में, यानी कि उसने एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर ली, अब उसे नोटसेट का एग्जाम देके नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? अच्छा, सो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं पहले तो। अभी पिछले साल तक ऐसा होता था कि जो पेपर है वो 3 घंटे का होता था और 200 नंबर का होता था। उसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस आते थे, चाहे वो इमेज बेस्ड हैं, चाहे वो आपके वन लाइनर हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं या क्लिनिकल बेस्ड हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब पिछले साल से ऐसा चेंजेस आए हैं नॉर्सेट में कि पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। 100 मार्क्स का 1.5 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया कि पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। जो लोग प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे वही लोग मेंस में अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर प्री के अंदर जो पैटर्न रहेगा पेपर का वो ये रहता है कि 80 नंबर के आपके नर्सिंग वाले क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के वो क्वेश्चन होते हैं जो नॉन नर्सिंग होता है। उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और आपकी मैथ्स और थोड़ी बहुत रीजनिंग भी दोनों पेपर में? तो नहीं, सिर्फ प्री में। हाँ जी, मेंस में तो सिर्फ आपके नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, वो भी कॉन्सेप्चुअल या क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जो मतलब सिनारियो वाले क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। और टाइम इसमें सेम रहता है, तो यहाँ 1.5 घंटा हाँ जी, 1.5 घंटा दोनों पेपर के लिए। तो ये बेसिक पैटर्न है और एलिजिबिलिटी है कि दोनों एग्जाम के बीच में कितना गैप रहता है? करीब 1 महीने का गैप होता है। इसके फॉर्म कब आते हैं अपने? अभी जैसे अप्रैल में टेंटेटिव डेट जो आई है 14 अप्रैल की आई है प्री एग्जाम के लिए। तो मेरे हिसाब से तो मार्च के मिड में या मार्च के स्टार्टिंग के पहले या दूसरे हफ्ते में फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है, उसके बाद 14 तारीख की टेंटेटिव डेट है, तो अप्रैल में 14 तारीख को एग्जाम है प्री का। तो फिर इस हिसाब से ही फॉर्म फिलिंग हो जाती है, 1 महीना पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, हम नोटसेट की एग्जाम की प्रिपरेशन पे जाने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि मान लो जब किसी बच्चे का नोटसेट में सिलेक्शन हो गया, उसकी एक रैंक बनी, अब इसके बाद में उसको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो क्या किस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा? तो जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं उन सबकी एक लिस्ट होती है। जैसा भी अगर किसी का क्वालिफाई हुआ है तो आपको उस लिस्ट में अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एम्स भरने होते हैं। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया 18 से 19 एम्स हैं वो सारे ही उसमें कवर्ड हैं। इसके अलावा आपके दिल्ली के अंदर जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, नेमली आपका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और कलावती चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, ये 4 भी उसमें इंक्लूडेड हैं। तो सारे एम्स प्लस ये 4 हॉस्पिटल उसमें हैं।
तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वहाँ पर ऑर्डर वाइज वो सारे भर सकते हैं। फिर जो भी आपकी रैंक होगी और सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी उन हॉस्पिटल्स में, उसके हिसाब से ही आपको फिर जॉब मिलती है यहाँ पर। बाकी सैलरी सब जगह सेम रहती है, चाहे कोई सा भी एम्स हो, बेसिक पे सेम है। बाकी जो आपके रेजिडेंशियल अलाउंसेस वो तो सिटी टू सिटी और इंस्टीट्यूशन वेरी करेगा। ओके, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो आप सिलेबस कौन कौन सा सिलेबस आता है, कहाँ तक कितना लेवल तक आता है, और कौन सा टॉपिक्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट्स है जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सो बेसिकली यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि देखिए कोई भी पेपर हो, कभी भी ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता कि एक पर्टिकुलर पेपर से ही या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही सारा पेपर आएगा। वो डिपेंड करता है जो पेपर सेट कर रहे हैं उन पे। नहीं, जैसे आपका जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से आप बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और स्टडी पे क्योंकि बच्चे फिर उस पर फोकस करेंगे तो किस टाइप के टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सो यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि नर्सिंग के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मान के चलिए, क्योंकि उसी में सारी जो भी आप नर्सिंग केयर देते हैं सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, इसके साथ साथ आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे आपका ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ओबीजी होता है। इसके साथ साथ दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस का आपका पीडियाट्रिक्स है। इसके बाद साइकेट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होते हैं, वो आप देख सकते हैं। सो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट है। फिर जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे माइक्रोबायो है, बायोकेमिस्ट्री है, अब तो फॉरेंसिक नर्सिंग भी ऐड हो गया है। इसके अलावा आपके रिसर्च और मैनेजमेंट है, ये सब्जेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं नॉर्सेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप हमें नहीं पता कि कब मतलब एग्जामिनर जो है वो कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते और पेपर देते। तो सीक्वेंस यही रहेगा कि स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स और एमएसए, लास्ट में जो अभी सब्जेक्ट ऐड हुए उनको। ओके, तो बच्चों को पहले उन पे प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ फिर जी, उसके हाँ बाद जी। अच्छा, क्वेश्चन टाइप की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? लाइक फैक्चुअल ज़्यादा आते हैं, इमेज बेस्ड ज़्यादा आते हैं, या क्लिनिकल सिनेरियो वाले ज़्यादा आते हैं? अगेन इक्वल प्रोपोर्शन रहता है। अगर मैं प्री की बात करूँ तो वहाँ पर 80 क्वेश्चन जो नर्सिंग के आएंगे आपके, और 20 क्वेश्चन आपके जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है। सो 80 क्वेश्चन में ये रहता है कि वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब टाइम कम हो गया है, 1.5 घंटे का। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे आपसे लेबोरेटरी वैल्यूज पूछ सकता है, ठीक है, आपको एक सिनेरियो दे देगा और बोलेगा कि अब ये पेशेंट इस सिनेरियो में है, ऐसे में बीइंग अ नर्स आप क्या करोगे। सो आपकी मतलब वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी वो इक्वल प्रोपोर्शन में। अब जो क्लिनिकल और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, इसकी प्रिपरेशन हमारे टेक्स्ट बुक से हो जाएगी या अलग से कहीं से प्रिपरेशन करना पड़ेगा? देखिए अगेन ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि आप थियोरेटिकल नॉलेज कितना भी ले लीजिए, जब तक आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है तो तब तक आप वो सिनेरियो को डील कैसे करना है आपको नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर ये भी एक चीज़ होती है कि आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, लेकिन जब तक आपको वो रियल लाइफ सिचुएशन आप फेस नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलेगा, जो कि ज़रूरी भी है। क्योंकि अभी कुछ डेटा या कुछ ऐसे र्यूमर्स भी रहे हैं, हालांकि अभी ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से एम्स की साइड से नहीं आई है, लेकिन ऐसा भी आ रहा था कुछ सोर्सेज से कि जो ये प्री और मेंस एग्जाम हो रहे हैं, मेंस जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उन्हें स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। सो ये अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांसेस हैं। सो क्यों ही रिस्क लेना है, इसलिए क्लिनिकल एक्सपोजर इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है या एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं एनप्रेप पे एजुकेटर हूँ, पिछले काफ़ी टाइम से मैं जुड़ी हुई हूँ, और हम लोग पिछले 6 महीने से यहाँ पर एक ऐसा कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें नॉर्सेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, आप कितना भी पढ़ लो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो 50% सिलेबस से मैक्सिमम पेपर बनता है, तो उन टॉपिक्स को हमने उठाया है। और अभी रिसेंटली हमारा आने वाले दिनों में एक क्रैश कोर्स आने वाला है हमारे ऐप पे, तो वहाँ पर आपको सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो एनप्रेप ऐप पे जा कर के हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। हमने टॉप नॉच एजुकेटर्स के साथ मिलके और डिस्कशंस करके पिछले 6 महीने में ये सिलेबस डिज़ाइन किया है, जिसको हम इस नॉर्सेट से पहले कंप्लीट करवा देंगे, एक रन थ्रू टाइप का हो जाएगा। सो यही है। इसके अलावा जैसे बच्चे टेक्स्ट बुक तो अपना पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के अलावा वो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं? टेक्स्ट बुक्स तो देखिए बहुत सारी हैं,
ठीक है। और फिर भी जो उन्हें फॉलो करना चाहिए। फॉलो तो ये कर सकते हैं कि जैसे आपके जिसमें भी आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर आप सकते हैं। बच्चों को कौन सा टेक्स्ट बुक रिकमेंडेड करेंगे एमसीक्यू देखिए सॉल्व करने के लिए? मेरे हिसाब से तो अगर बीइंग एन एजुकेटर मैं ये देखूं तो कोई भी ऐसी मतलब टेक्स्ट बुक्स तो बहुत सारी हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, बट क्योंकि अब टाइम हार्ड वर्क का नहीं है, इट्स टाइम फॉर स्मार्ट वर्क। तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पर आपको क्वेश्चंस हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं वन लाइनर क्वेश्चन के लिए देखूँ तो अलग बुक है, थियोरेटिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए देखूँ तो अलग बुक है, फिर सिनेरियो क्वेश्चंस के लिए देखूँ तो अलग बुक है। तो इतनी सारी किताबें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर बेहतर है ना कि अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें मिल रही है। ओके, मैं आपके प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि आपने जैसे स्ट्रेटेजी बताई जी, ये आप कैसे आपने डिजाइन किया है कि ताकि बच्चों को ज्यादा बेनिफिट हो सके, आप थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे? ओके। सो यूजुअली ऐसा होता है कि जितने भी टेस्ट सीरीज या जो भी मॉक टेस्ट होते हैं उनमें एक कंबाइंड सिलेबस रहता है सारे एग्जाम का, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दे देंगे उसमें। जैसे कि मैं एनप्रेप का बताऊं आपको, तो वहाँ पर अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो आई डील विद साइकेट्री। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब आप ऐप के अंदर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने साइकेट्री पे क्लिक किया तो वहाँ पे सारे साइकेट्री के क्वेश्चंस आ गए, नहीं। साइकेट्री के अंदर भी सपोज उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स अलग हैं, मूड डिसऑर्डर्स अलग हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा होता है जब आप अंदर जा रहे हो, जैसे आज बच्चे ने एक टॉपिक पढ़ा, सपोज उसने बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा, तो वो ऐप में जाएगा, साइकेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, उसके अंदर जाके बाइपोलर डिसऑर्डर के क्वेश्चन पे क्लिक करेगा और वहाँ पर सारे बाइपोलर के क्वेश्चन उसको आ जाएंगे, ठीक है। सो ये एक बेसिकली एक इवैल्यूएशन भी हो जाता है साथ के साथ कि बच्चे ने जो पढ़ा है उसको कितना समझ में आया है। ये तो बहुत अच्छा है कि वीडियो भी वहीं पे है, बुकमार्क करके वो क्वेश्चन भी वहीं पे पढ़ रहा है, उसी टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ रहा है और उसी में क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज है जी। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी के टाइम में अगर हम देखें तो नॉर्सेट की तैयारी करने के लिए बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं एंड बच्चे कहीं ना कहीं उसमें मिसलीड भी हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे जब एजुकेशन प्लेटफॉर्म है तो कहाँ पे पढ़ना है। कोई बोलता है कि यहाँ से वीडियो लेक्चर पढ़ता हूँ, कोई बोलता है यहाँ से क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई बोलता है यहाँ से टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ, क्योंकि कोई एक सिंपल सा ऐसा नहीं है ना कि एक ही प्लेटफॉर्म उस पर सब मिल रहा है। तो एनप्रेप पे आप जैसे बता रहे हैं कि सब मिल रहा है, तो और क्या क्या ऐसे रीजन थे कि आप बता सकते हैं कि अदर प्लेटफॉर्म ना लेके एनप्रेप पे ही बच्चे आके पढ़ाई करें? ओके, सबसे पहले तो एनप्रेप का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय एम्स। मतलब जो एम्स के ही स्टूडेंट्स हैं या एलुमनाई हैं उन्होंने ही डेवलप किया है। सो मतलब बेसिकली ये है कि उन्हें पता है कि कहाँ से या क्या चीज़ें ऐसी हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम पिछले 6 महीने से सिलेबस पे काम कर रहे हैं, अभी क्रैश कोर्स के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि हमने सडनली ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, बहुत डीप रिसर्च इसके ऊपर हुई है। और सिलेबस हमारा ऐसा है कि जहाँ पर आपका मतलब वीडियो लेक्चर्स में सिर्फ वहाँ पर ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है और लिख के चला गया, आपको वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। जो चीज़ें बच्चे क्लिनिकल सिनेरियो में कई बार नहीं देख पाते, वो चीज़ें भी वहाँ पर आपको उसके एग्जाम्पल के साथ मिलती है। सो जैसे पोस्टिंग्स की हम बात कर लेते हैं, ये एक बहुत ही सैड रियलिटी रहती है हमेशा कि बच्चे जो हैं वो पोस्टिंग से बंक करते हैं, एम्स को छोड़ देते हैं, और बाकी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत जहाँ स्ट्रिक्टनेस है तो बच्चे जाते हैं पोस्टिंग्स, लेकिन अभी भी ज़्यादातर बच्चे पोस्टिंग्स पे नहीं जाते। तो उनको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है, उन्हें पता नहीं होता है, मतलब थियोरेटिकली उनको सब आता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये चीज़ें हम आपको एनप्रेप के अंदर सिखाते हैं। तो बेसिकली एनप्रेप आपकी सिर्फ इस जर्नी तक नहीं है कि आप आए बीएससी के बाद आपने पढ़ाई करी, नॉर्सेट क्रैक किया और आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपको आपका जो जॉब रोल है या आपको वहाँ जाके काम किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं, उस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं वहाँ पर भी। ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें। तो अभी नॉर्सेट का एग्जाम जस्ट आने वाला है। हाँ जी। और बहुत सारे बच्चे हैं, हम दो तरह की प्रिपरेशन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए तो नॉर्सेट बहुत दूर है और हो सकता है वो स्किल टेस्ट भी देंगे। तो उनके लिए अभी हम नॉर्सेट पे अगर रहे तो उनके लिए नॉर्सेट का प्रिपरेशन कैसे करना है, और जिनका एग्जाम जस्ट आ गया है, अब जिनके पास में कोई वो नहीं है जो नदी के किनारे तक आ गए हैं, उनको कैसे तैयारी करना है? जिन लोग ने अपनी प्रिपरेशन अभी रिसेंटली शुरू करी है उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मैं यहाँ पर रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम एनप्रेप। तो मैं बता देती हूँ कि हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पर कुछ दिनों में आने वाला है एनप्रेप ऐप पे। इसके पीछे एक हमारी बहुत रेनॉन्ड फैकल्टी हैं, वो इसमें पढ़ाएंगे और आपका जितना भी सिलेबस है इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स वो सारे कवर्ड हैं।
और बेसिक मतलब यहाँ पर आपका ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा सिलेबस हो रहा है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं या सारा आपको मिल रहा है। वहाँ पर बिल्कुल क्यूरेटेड सिलेबस है कि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वही चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। सो बेसिकली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लास्ट के दिनों में एक रिवीजन हो जाता है, रैपिड रिवीजन हो जाएगा। सो ये आप कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनगोइंग बीएससी नर्सिंग जो चल रहे हैं उन लोगों के लिए क्या रहेगा? सो अब क्योंकि देखिए नॉर्सेट साल में 2 बार होने लगा है, ठीक है। सो सितंबर वाला जो नॉर्सेट होगा उसके लिए बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी अप्रैल में अगर नहीं दे पाए तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर बताना चाहें कि कितना टाइम्स वो टेक्स्ट बुक के दे सकते हैं, किस टाइप से वो टेक्स्ट बुक टॉपिक पढ़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रिटेंशन के लिए उनको क्या करना है कि दिमाग में रिटेन रहे, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें। ओके, तो सबसे पहले तो जो लोग अभी बीएससी नर्सिंग में है, फाइनल ईयर में है, उनको मेरा यही सजेशन रहेगा कि क्योंकि 4th ईयर में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी होता है, इसके साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है सब्जेक्ट आपका, तो पहले अपने करिकुलम पे फोकस करें, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्रैक करें, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से आप ग्रेजुएट हों और इन दोनों सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड रखें। क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक्स जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि फंडामेंटल्स के साथ अगर कोई सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है तो वो ऑब्स्टेट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं इस तरीके से, मतलब अपना कमांड रखिए सब्जेक्ट पे। उसके बाद उसके साथ साथ आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ऐसा होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सिलेबस बच्चा भूल जाता है फिर जब वो 4th ईयर में है, और अभी वो पढ़ रहा होता है बिल्कुल अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के ओरिएंटेशन से। एक अच्छा फीचर ये भी है कि ना सिर्फ आपके नॉर्सेट की प्रिपरेशन यहाँ पर हम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में भी हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस में क्लासेस रेगुलर होती भी नहीं है, तो आप ऐप ले सकते हैं, वहाँ पर आपके करिकुलम का सिलेबस भी कवर हो जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम का। तो क्या क्या चीज़ें रहती है जो बच्चे का डिसाइड करती है कि वो नॉर्सेट क्लियर करेगा, नॉर्सेट क्लियर नहीं करेगा, यानी कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है जिससे कि बच्चा नॉर्सेट क्लियर कर जाता है, और वो क्या कमियां रह जाती है कि जिससे बच्चा नॉर्सेट क्लियर नहीं कर पाता है? आप अपने 5 साल का जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है उससे आप बताइए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो ये डिसाइड करते हैं कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर होता है माइंडसेट। अगर बच्चा डिटर्मिन्ड है कि उसको क्रैक करना है नॉर्सेट, तो डेफिनेटली देयर इज नो वे आउट। मतलब ये कि सबसे पहले तो जिसने डिसाइड कर ही लिया है तो वो फिर मेहनत भी करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ स्मार्ट स्टडी। दूसरी बात यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तीसरा मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे दें, रिविजन रखें हमेशा। जैसे शुरुआत में रिविजन को ज़्यादा टाइम दें, मॉक टेस्ट कम करें, लेकिन जैसे जैसे आपका 2 से 3 महीने हो चुके हैं तो अब रिविजन का टाइम कम करके 1 से 2 घंटा रखें और मॉक टेस्ट को ज़्यादा टाइम दें, इस तरीके से, ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। और उसके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप ऐप ही लें या आप ऑनलाइन ही देखें टेस्ट सीरीज, क्योंकि जो नॉर्सेट है वो पेन पेपर पे नहीं होता है, वो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे बुक से ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ पर जाके सडनली 2 घंटे 1.5 घंटे मॉनिटर के सामने बैठना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप ऐप पे जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर मल्टीपल टेस्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो बच्चा एक तरीके से उसका माइंडसेट डेवलप्ड रहता है, वो प्रिपेयर्ड रहता है कि 1.5 घंटा मुझे वहाँ पर कैसे मॉनिटर को फेस करना है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो क्योंकि उन्हें कंप्यूटर की आदत ही नहीं होती है, तो वो वहाँ पर जाकर के एग्जाम पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, सारे क्वेश्चंस देख भी नहीं पाते। ये बेसिक ये तो था हमारा कि नॉर्सेट का प्रिपरेशन का कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, और मैम ने बहुत अच्छे ऐप के बारे में भी बताया, पूरा डिटेल बताया। मैं कोशिश करूंगा कि एनप्रेप टीम से या मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, और आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स और क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि हम उनके आंसर जो है मैम से कॉन्टैक्ट करके आपको दे पाएँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।